सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी यूनिट 3 जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड एंड बीओपी, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका है, ये हम इस पूरे यूनिट में पढ़ने वाले हैं। बाकी अगर 2 यूनिट नहीं देखी तो वो आप जाके वीडियो ऑलरेडी देख सकते हैं। और ये काफ़ी अच्छे से सुंदर से नोट्स मैंने प्रिपेयर किए हैं आप लोगों के लिए विद प्रॉपर डायग्राम फ्लो चार्ट। तो अगर आपको परचेस करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वो परचेस कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली थ्योरी इसमें आती है, आपकी थ्योरीज हैं कुछ इसमें पहले। तो पहले थ्योरी जो आती है सबसे पहली वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, दैट इज़ गिवन बाय एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ ने एक थ्योरी दी जो कि है एब्सोल्यूट एडवांटेज। एब्सोल्यूट एडवांटेज से क्या समझ आ रहा है आपको कि आपको ना फ़ायदा ही फ़ायदा हो रहा है, कि एब्सोल्यूटली आपको पॉजिटिव साइंस देखने को मिलेंगे और आपको फ़ायदा होगा। तो इसमें यही कह रहा है कि एक कंट्री इतनी एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब ये होता है कि एक कंट्री के पास इतनी एफिशिएंसी है कि स्पेशलाइजेशन है किसी प्रोडक्ट को बनाने में, कि वो कम से कम रिसोर्सेज, कम से कम कॉस्ट पे, कम से कम लेबर पे ज़्यादा अच्छे से ट्रेड कर सकती है और अपना प्रोडक्ट बना सकती है। तो कोई ना कोई कंपनी होती है कि आपने जैसे कि देखा, जैसे कोई शहर होता है, कोई कंट्री है कि वो अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड है। कोई शहर है लाइक आगरा का पेठा, ठीक है, लश्कर की जलेबी और फिरोज़ाबाद के बैंगल्स हैं। ठीक है, तो ये एक स्टेट या शहरों की बात कर रहा हूँ मैं। तो शहर के बेसिस पे ऐसे कंट्री को अपने आप को एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, जिससे हम एब्सोल्यूट एडवांटेज ऑफ एनी स्पेशलाइजेशन वो सब एंजॉय कर सकते हैं। अब इसका यहाँ एक एग्जांपल दे रखा है, इससे आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। ये ग्राफ है, यहाँ पे गुड्स ए है, यहाँ पे गुड बी है। तो एक ये रेड लाइन है, ठीक है, ये जो रेड लाइन है, ये वाली रेड लाइन, ये रेड लाइन दिखा रही है कि गुड ए पे ज़्यादा ऐसे ऊपर स्टीव कर रही है। तो गुड ए, रेड लाइन वाली कंट्री, जो ये कंट्री है रेड कंट्री, ये गुड ए प्रोडक्ट ये जो है ये ज़्यादा बनाती है। और ये ब्लू लाइन वाली जो है, ये ब्लू लाइन वाली, ये बी टाइप का प्रोडक्ट ज़्यादा बना पाती है। ठीक है, तो हर एक कंट्री एक अपनी एफिशिएंसी दिखा रहा है कि कंट्री ए जो है वो गुड ए ज़्यादा अच्छा बनाती है, कंट्री बी जो है वो गुड बी अच्छा बनाती है। तो अपनी अपनी एफिशिएंसी है। तो जैसे यहाँ पे हमने फ्लो इसमें टेबल में डाल दी है चीज़ें। कंट्री ए 80 यूनिट बना रही है गुड ए की, और कंट्री ए गुड बी की 40 यूनिट बना रही है, मतलब कि हाँ ये ए वाला प्रोडक्ट ज़्यादा बना रही है। कंट्री बी 40 यूनिट बना रही है ए टाइप के प्रोडक्ट की, और कंट्री बी टाइप के प्रोडक्ट की 80 यूनिट बना रही है, मतलब यहाँ ये ज़्यादा बना रही है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज क्या है? गुड ए की एब्सोल्यूट एडवांटेज है कंट्री ए में, और गुड बी की है कंट्री बी में। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट एडवांटेज होती है जहाँ पे दोनों ही कंपनी, मतलब देयरफॉर यहाँ रिजल्ट दे दिया कि कंट्री ए हैज़ एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोडक्शन ए एंड कंट्री बी की बी गुड बनाने में। तो एक कंट्री एक गुड में स्पेशलाइजेशन रखे तो मतलब उससे वो इंटरनेशनली ट्रेड कर सकती है, जिससे उसकी लेबर कॉस्ट कम होगी, रिसोर्सेज कम लगेंगी, और वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाएगा। ठीक है, क्वालिटी भी यहाँ मैटर करती है, ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बना पाएंगे और स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट बना पाएंगे। ठीक है, तो एडम स्मिथ ने यहाँ यही आर्ग्यूमेंट रखे कि कंट्री को सब कुछ प्रोड्यूस नहीं करना है, एक स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए प्रोडक्ट में जो वो एफिशिएंटली बना सके, कम लेबर और कम कॉस्ट पे। ठीक है, तीसरा, ट्रेड जो है वो अलाउ करता है कंट्रीज़ को कि उनको सारा सामान बहुत कम रेटों पे मिल जाए, और इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ता है, वर्ल्ड प्रोडक्शन बढ़ता है, वेलफेयर वगैरह स्कीम, ये सारा कुछ बढ़ता है। और ट्रेड जो है इसलिए बेनिफिशियल होता है फॉर ऑल द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, इन सारी चीज़ों। अब यहाँ पे अजम्पशन है इस थ्योरी के, फिर एडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो अजम्पशन पढ़ते हैं। अजम्पशन में इन्होंने लिया कि बस 2 कंट्री हैं और 2 ही प्रोडक्ट हैं, जैसे कि इन्होंने एग्जांपल लिया। लेबर जो है वो ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर नहीं और सारे फैक्टर्स भी होते हैं। इन्होंने ये कर लिया कि कोई ट्रेड बैरियर ही नहीं है, बट ट्रेड बैरियर होते हैं, इन्होंने अज्यूम किया ऐसा। लेकिन और प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहेगी, ऐसा तो है नहीं। देखो, एक चीज़ के दाम सेम ही रहे, प्रोडक्शन के दाम चेंज होंगे, लेबर की कॉस्ट भी चेंज हो सकती है, आपका मटेरियल जो रॉ मटेरियल आया उसमें भी चेंज आ सकता है। ठीक है, तो काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं, वेरिएंस होता है। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी इग्नोर कर दिया इन्होंने, रिसोर्स, और इन्होंने सोचा कि रिसोर्स जो है वो फुली यूटिलाइज हो रही हैं, और कंट्री जो है स्पेशलाइज इन गुड इन विच दे आर मोस्ट एफिशिएंट, कि वो स्पेशलाइज काम कर ही रही हैं। बट ऐसा नहीं होता। एडवांटेज क्या है इसकी? जो अच्छी चीज़ें हैं वो एडवांटेज है कि हाँ ठीक है, स्पेशलाइजेशन को एनकरेज कर रहा है, ग्लोबल प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रमोट कर रहे हैं कि एफिशिएंटली हम अपने रिसोर्सेज को यूज़ करें, और इंटरनेशनल ट्रेड रिलेशंस को भी इम्प्रूव करने की भाई ये बात कर रहे हैं। बट लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यही है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन्होंने सिर्फ एक ही रखा, दैट इज़ लेबर। ट्रांसपोर्ट पे ध्यान नहीं दिया, और इन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं करा कि जब ट्रेड करेगी एक कंट्री दूसरी कंट्री से तो उसकी एडवांटेज जो है वो सारे गुड्स प्रोड्यूस करने में नहीं, क्या है क्या नहीं है,
कुछ एक्सप्लेन ही नहीं करा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इग्नोर कर दी, वही जो बताया। और इन्होंने एज्यूम कर लिया कि सिर्फ 2 ही कंट्री, 2 ही प्रोडक्ट हैं। 4 प्रोडक्ट हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। और इन्होंने ये एज्यूम करा कि फ्री ट्रेड होती है, कि मतलब ट्रेड बैरियर्स है ही नहीं। आप बताओ कहाँ नहीं है ट्रेड बैरियर्स? अभी ये ट्रंप के हाल देखे आपने, है ना, रिसेंटली पढ़ा हो, थोड़ा न्यूज़ व्यूज़ देखते हो तो। और इन्होंने ये भी बोला कि ये कंसिडर ही नहीं कर रहा कोई टेक्निकल डिफरेंसेस, मतलब बिल्कुल ही नॉनसेंस ही बात है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत होते हैं, तो ये टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस को भी कंसिडर नहीं करता। तो इन लिमिटेशन की वजह से फिर एक और थ्योरी आई, थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जिसमें हम कंपैरिजन करेंगे। अभी उसको ध्यान से पढ़ते हैं। दैट इज, देखो इस थ्योरी में जो कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है, इसमें क्या है ना कि ये कह रहा है साफ साफ कि अगर एक कंट्री मान लो प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट डी, 4-5 टाइप के प्रोडक्ट भी बनाती है और उसमें भी स्पेशलाइजेशन दिखाती है। अगर वो सारे प्रोडक्ट भी बना रही है तब भी वो बेनिफिशियल होगा ट्रेड में। कैसे? क्योंकि इन्होंने कहा कि हम कंपैरिजन करना चाहिए दूसरी कंट्री से। लाइक चाइना जो है वो प्रोडक्ट ए बना रही है बहुत ही बढ़िया, बट हमारे यहाँ इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट महंगी आ रही है, तो हमें इसको तो इंपोर्ट कर लेना चाहिए कहीं से, ठीक है। बट अगर ये सारे प्रोडक्ट बी सी डी जो प्रोडक्ट हैं, अगर इन प्रोडक्ट की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी कम है, कि हम सस्ता माल बना पा रहे हैं एज़ कम्पेयर टू चाइना, एज़ कम्पेयर टू यूएस से, तो हम इनमें बेनिफिट ले सकते हैं, वो हमारे लिए ठीक है। तो हमें कंपैरिजन करके देखना है दूसरी कंट्री से या दूसरे प्रोडक्ट से, कि हम उसको स्पेशलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं, एट लोअर कॉस्ट एंड विद लोअर सेक्रीफाइसेस, ठीक है। तो हमें ये देखना है। तो की आइडिया जो है कंपैरेटिव एडवांटेज का वो यही है कि एक कंट्री जो है वो प्रोड्यूस करे गुड या एक्सपोर्ट करे गुड ऑन विच फैक्टर, कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट उसकी लो हो, और इंपोर्ट कर ले गुड जिसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हाई है, कि हमें बनाने में उसको ज़्यादा पैसा लग रहा है। मान लो यहाँ पे कुछ कोई टेक बनाने में, एआई बनाने में ज़्यादा पैसा लग रहा है, तो भाई एआई के कोई प्रोडक्ट जो इंटीग्रेटेड प्रोडक्ट है वो आप इंपोर्ट कर लो। या कुछ सेमीकंडक्टर बन नहीं पा रहा है, पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो उसको इंपोर्ट कर लो और अपना कुछ प्रोडक्ट बना लो। तो स्पेशलाइजेशन से जो अच्छा है एज़ कम्पेयर टू द कंपैरेटिव एडवांटेज, तो इसमें टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ होंगी, दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पे गेन होगा। अजम्पशन इसकी वही है कि इन्होंने 2 कंट्री 2 कमोडिटी, मतलब 2 प्रोडक्ट ही लिए। लेबर को ही इन्होंने सिर्फ फैक्टर रखा है, होमोजीनियस लेबर है, मतलब कि लाइक 3 ऐसे मैंने गोले बनाए, और ये जो लेबर का ये जो पार्ट है, ये होमोजीनियस लेबर का पार्ट है। इसमें कौन कौन सी, स्किल, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी, ये तीनों पार्ट है, तो ये घुल मिल के सारा होमोजीनियस लेबर है। फ्री ट्रेड होगी 2 कंट्रीज़ के बीच में, इन्होंने ऐसा एज्यूम किया है, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इन्होंने नहीं रखा। क्रिटिसिज्म क्या है? यही क्रिटिसिज्म है कि 2 ही चीज़ें रखी, लेबर कॉस्ट रखा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इग्नोर कर दिया, ठीक है, 2 कंट्री के एजम्पशन, फ्री ट्रेड मान लिया, और लेबर जो है वो होमोजीनियस नहीं है, ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म है, कि वर्कर जो है उनकी स्किल, उनकी एफिशिएंसी, उनकी एजुकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनकी एफिशिएंसी जो प्रोडक्शन बनाने की, प्रोडक्ट बनाने की है, वो अलग अलग होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, ये ग्राफ दे रखा है, आप इसको समझ लेना नोट्स में से, या देख के भी समझ सकते हो। एक तरफ यहाँ पे मिल्क दे रखा है, मिल्क का प्रोडक्शन, ये शुगर का प्रोडक्शन। अब ये 2 लाइनें दे रखी हैं प्रोडक्शन की, ठीक है, 2 कंट्रीज़ मतलब 2 कमोडिटीज़ की लाइनें दे रखी हैं, रेड और ब्लू। एक में कि प्रोडक्ट ए जो है, वो जो एक कंट्री है वो प्रोड्यूस कर पा रहा है 4 यूनिट मिल्क, 10 यूनिट शुगर। ऐसे ही इसमें 8 यूनिट मिल्क और 12 यूनिट शुगर प्रोड्यूस कर पा रहा है वो। तो ये बेटर है, उतनी ही रिसोर्सेज में ज़्यादा मिल्क कर रहा है, ज़्यादा शुगर कर रहा है, तो यहाँ पे दोनों को हो जाएगा। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? इतना देर से दिमाग में यही सब घूम रहा होगा। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वो होती है कि अमाउंट ऑफ 1 गुड सेक्रीफाइस, कि एक गुड हमने जो छोड़ा, मान लो यहाँ पे जैसे शुगर थी हमने 4, ठीक है, और दूसरा प्रोडक्ट कौन सा हमने प्रोड्यूस किया, हम मिल्क प्रोड्यूस कर रहे थे, तो इसको इससे डिवाइड करेंगे 0.4, ऐसे आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकल जाएगी। आप उसको निकाल के कंपेयर कर लेंगे और यहाँ पे आपका एक कंक्लूजन निकल के आ जाएगा, शुगर और मिल्क कौन सा बना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पूरा इसका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब रिजल्ट ऑफ ट्रेड क्या होगा? देखो कंट्री जो है, मान लो एक कंट्री एफिशिएंट है दोनों प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है, तो वो उसमें भी बेनिफिशियल हो सकती है। कैसे? उसका टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा, जैसे कि दोनों कंट्री, वो जो कंट्री भी है वो दोनों प्रोडक्ट, शुगर और मिल्क दोनों में बढ़ेगा भाई, तो वो टोटल प्रोडक्शन उसका बढ़ रहा है, और दोनों कंट्रीज़ को सस्ते रेटों पे मान लो शुगर और हम मिल्क दे रहे हैं या कोई और प्रोडक्ट उससे ले रहे हैं, और रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज़ हो रही हैं, दोनों कंट्रीज़ को ट्रेड का भाई बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, जिसे कि हम हेक्स्चर-ऑलिन थ्योरी भी बोलते हैं। तो फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी में ये बताया कि इंटरनेशनल ट्रेड ये जो होती है डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, तो उसके लिए डिफरेंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज होती हैं, कि हमने एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ले लिया था पहले ऊपर,
सिर्फ हम यहाँ पे लेबर की बात कर रहे थे, ठीक है, हम यहाँ लेबर की बात कर रहे थे। बट इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट फैक्टर्स को इंक्लूड करते हैं, लाइक लेबर फॉर द वर्कर्स, कैपिटल, मनी, मशीन, टेक्नोलॉजी आती है जिसके अंदर, और लैंड एंड नेचुरल रिसोर्सेज भी यहाँ इंक्लूड किया गया। तो हर एक कंट्रीज़ के पास सेम टाइप के रिसोर्स नहीं होते, वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेबर, उसकी कैपिटल, उसकी नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। इन्हीं डिफरेंस के वजह से कंट्रीज़ जो है वो सर्टेन कुछ गुड्स जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोड्यूस कर पाती है। तो ये थ्योरी जो कहती है वो यही कहती है कि जिस रिसोर्सेज का तुम्हारे पास अबंडेंट में प्रेजेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का यूज़ करके कुछ प्रोडक्ट बनाओ और उनको एक्सपोर्ट करो, और इंपोर्ट करो तुम वो वाले गुड्स जिन्हें ज़्यादा मतलब जो रिसोर्सेज तुम्हारे पास है ही नहीं, बहुत ख़त्म होती जा रही है। लाइक पेट्रोल डीजल है, ये तुम्हारे पास नहीं है, तो क्रूड ऑयल ये तुम कहाँ से मंगाओगे? अरब नेशन से मंगाओगे ना, अरब कंट्रीज से, ठीक है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे रखा है, लाइक इंडिया और यूएस से दो एग्जाम्पल ले लिया हमने, ठीक है। दो, इंडिया के पास ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पे लेबर सस्ती होगी, यूएस के पास ज़्यादा पैसा है, मशीन है, टेक्नोलॉजी है, तो वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा होगी, ठीक है। तो इंडिया क्या कर सकता है, लेबर इंटेंसिव गुड्स जो है लाइक टेक्सटाइल, गारमेंट्स, ये सब एक्सपोर्ट कर सकता है, और यूएस से जो कर सकता है वो कैपिटल इंटेंसिव गुड्स लाइक एयरप्लेन्स, मशीन, सॉफ्टवेयर वगैरह, ये सारा कुछ यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकता है। तो ये दो ही तरीके हैं जो ये सब हो सकता है। अब इसमें एक और देखो गेम यहाँ पलट जाता है, एक चीज़ नया टॉपिक आ जाता है इसमें, लियोनटिफ पैराडॉक्स। अब लियोनटिफ पैराडॉक्स क्या है, ये एक इकोनॉमिस्ट ने दिया था, वेस्ली लियोनटिफ, ठीक है, उनका सरनेम है लियोनटिफ, इसलिए उन्होंने लियोनटिफ इसके नाम में रखा। पैराडॉक्स बताता हूँ कहाँ गेम पलटा, ठीक है। तो ये थ्योरी ने रियल डाटा यूज़ करा यूएसए का। अब इन्होंने फैक्टर जो प्रोपोर्शन थ्योरी थी उसी पे एक टेस्ट करने की कोशिश की उसको, तो वहाँ पे उन्होंने डाटा लिया, और इस थ्योरी की वजह से ऊपर क्या हो रहा था कि लेबर इंटेंसिव है तो इंडिया करेगी लेबर इंटेंसिव प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट टू द यूएसए, एंड यूएसए एक्सपोर्ट करेगा इंडिया को कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट जो होते हैं, ठीक है। बट लियोनटिफ में बिल्कुल उल्टा हुआ, जो रिजल्ट आए वो बहुत सरप्राइजिंग थे। अब कैसे थे सरप्राइजिंग, यूएस से जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है जिसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ती है, वो वैसे प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रहा है, और इंपोर्ट कर रहा है जिसमें ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत है, जो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है उनको इंपोर्ट कर रहा है। भाई ये तो उल्टी ही बात हो गई, ऐसा तो है ही नहीं। तो ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो है इसी का नाम है पैराडॉक्स, की सब कुछ उल्टा पुल्टा, और लियोनटिफ उनका सरनेम था, ठीक है। तो एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि यूएसए के पास एडवांस मशीन्स हैं, स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी है, इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी ज़्यादा है, बट जो थ्योरी है वो कह रहा है कि एक्सपोर्ट करेगा कैपिटल इंटेंसिव लाइक मशीन, बट रियलिटी में क्या कर रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है जिनमें ज़्यादा स्किल लेवल लग रही है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ पता चलती है, जो कंक्लूजन आया कि यूएसए के पास जो है ना वो काफ़ी स्किल्ड लेबर है और प्रोडक्टिव है वो नेचर में। तो स्किल्ड लेबर उनके लिए एज अ कैपिटल काम कर रही है, मतलब उनकी लेबर भी उनका कैपिटल है। ये बात होती है कि बंदा कितने एफिशिएंटली काम कर पाए, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की बात चल रही है, तो मतलब एक ये है कि एक प्रोडक्ट आया मार्केट में, एक प्रोडक्ट आया ए प्रोडक्ट, और वो अपनी लाइफ कंप्लीट कर रहा है, तो एक सर्कल में घूमेगा, या कैसे ग्रोथ चलेगी उसकी, वो सारा कुछ हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। तो इसकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में 3-4 स्टेजेस होती है, वो हम एक ग्राफ की मदद से समझेंगे। मैं तुम्हें सारा समझा दूंगा, बट नीचे आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। आप इसको पढ़ेंगे तो एग्जाम में लिखने लायक समझ जाएंगे, मतलब पढ़ पाएंगे, समझा तो मैं ही दूंगा आपको यहीं पे सिर्फ एक ग्राफ से। तो यहाँ ना सिंपल 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। यहाँ सिंपल ये 4 स्टेज है। एक न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो उसकी है इंट्रोडक्शन स्टेज, ये वाली जो स्टेज है वो है इंट्रोडक्शन स्टेज। अब प्रोडक्ट जब इंट्रोड्यूस करा तो हमने एक डोमेस्टिक कंट्री में उसको बनाया, ठीक है, और वहाँ पे ही हम उसको बेच रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस करा मार्केट में, हमने लॉन्च कर दिया, तो वो उसकी इंट्रोडक्शन स्टेज है, ठीक है। सेल्स आएंगी, ठीक है, सेल्स बट इतनी नहीं होंगी ज़्यादा। फिर आएगी वो ग्रोथ स्टेज में, मतलब हमने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, उसकी डिमांड बढ़ने लगी इंटरनेशनल मार्केट्स में, हमने उसको वहाँ लॉन्च करा, दूसरी कंट्रीज़ में जो है वो लॉन्च कर दिया, तो वो उसकी होती है ग्रोथ स्टेज, ठीक है। ग्रोथ स्टेज पे और सेल्स बढ़ी, ठीक है। फिर अगला पार्ट आएगा उसकी मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी स्टेज में क्या होगा कि उसकी सेल्स वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और उन प्रोडक्ट्स को हम कहाँ, डेवलपिंग कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर देंगे, या फिर वहाँ पे जहाँ चीप लेबर होगी तो वहाँ पे हम अपना प्लांट ही लगा देंगे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा देंगे, और वहाँ पे कम कॉस्ट में हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कराएंगे और सेल्स बढ़ेंगी वहाँ पे, ताकि वहाँ पे डिमांड जो है उसको हम सप्लाई भी दे सकें, ठीक है। ये उसकी मैच्योरिटी स्टेज होगी, ये पीक टाइम होगा उसका, ठीक है। ये मैच्योर हो गया भाई प्रोडक्ट यहाँ पे हमारा। फिर आएगी उसके बाद डिक्लाइन स्टेज। डिक्लाइन स्टेज क्यों, देखो डेवलपिंग कंट्रीज़ में तो बिक ही रहा होगा, बट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में, जहाँ हमने अपनी होम नेशन में उसको लॉन्च किया था, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ थी, वहाँ उनकी जो सेल्स वॉल्यूम है वो गिर जाएगा। वो क्यों गिर जाएगा, क्योंकि तब तक एक नया प्रोडक्ट आ चुका होगा। ये डिक्लाइन स्टेज तभी आती है जब एक नया प्रोडक्ट या उसका एडवांस वर्जन आ जाएगा। अब इसमें ना तुम आईफोन का एग्जाम्पल फिट करके सोचना,
ठीक है। अब ऐसा मान लो कि आईफोन पहले अपनी ना बाहर की कंट्री में कहीं लॉन्च हुआ और उसका इंट्रोडक्शन स्टेज है, तो उसकी सेल्स तो कम होंगी, लेकिन वो सारे कस्टमर ज़्यादा खरीदते हैं। जैसे आईफोन 17 प्रो आया तो एकदम से वो खरीदेंगे कि जिन्हें मतलब अपना जो सोशल स्टेटस में ऐसे दिखाना है कि साहब हमारे पास तो आईफोन 17 प्रो है, हम उन्हें बिल्कुल अपग्रेडेड चला रखा है आईफोन का वर्जन, हम अमीर लोग हैं, जो ये साबित करने की कोशिश करेंगे। वो कम ही होंगे ना, तो सेल्स कम है, ठीक है। फिर वो ग्रोथ स्टेज में आएगा, फिर आईफोन आगे और बिक रहा है भाई डेवलप्ड नेशंस में, फिर इंडिया में आ गया, डेवलपिंग कंट्री में आ गया, यहाँ पे भाई बनाना भी शुरू कर दिया उन्होंने, तो बहुत ज़्यादा बिक रहा है, ठीक है। या कॉस्ट में थोड़ा कम हो गया, मतलब 6 महीने बाद थोड़ा सा सस्ता हो जाता ना, वैसा कुछ हो गया। फिर डिक्लाइन कब होगा, आईफोन 18 लॉन्च हो गया भाई, तो 17 लेना थोड़ा लोग कम कर देंगे। जो डेवलप्ड नेशन है जिसने 17 बहुत जल्दी खरीद लिया था, वो 18 पे स्विच करने की कोशिश करेगा। ये वाले जो लोग होंगे ना, ये 18 पे भागने की सोचेंगे, तो यहाँ पे जो सेल्स है वो डिक्लाइन होगी। और जो और भी लोग हैं, थोड़े साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि वो डेवलप्ड जो नया प्रोडक्ट है, नया वर्जन है, वो ले, ठीक है। पुरानी चीज़ क्यों ही लेना चाहेगा कोई। तो ये पूरा नीचे एक्सप्लेन कर रखा है विद एग्जांपल, तीनों स्टेज, चारों स्टेज यहाँ पे बता रखी है, और सारा स्मार्टफोन का एग्जांपल भी डाल रखा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके हम नेक्स्ट टॉपिक पे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज द थ्योरी ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, जो कि पोर्टर डायमंड थ्योरी भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसमें मेन जो चीज़ है, जो इसका ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि क्यों एक कंट्री दूसरी कंट्री से ज़्यादा सक्सेसफुल है इन प्रोड्यूसिंग वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट, कि कोई एक टाइप का प्रोडक्ट है, क्यों एक कंट्री ज़्यादा सक्सेसफुल है दूसरी कंट्रीज से। तो उन्होंने जो फैक्टर्स लिए ना, मतलब सब अपना ज्ञान कुछ ना कुछ बढ़ा ही देते, तो इन्होंने भी एक और फैक्टर, चीप लेबर और इनसे परे होके भी कुछ फैक्टर्स इंक्लूड करने की बात करी, लाइक इनोवेशन स्किल्स, टेक्नोलॉजी, कंपटीशन और बिजनेस एनवायरनमेंट की इन्होंने बात रखी, ठीक है। तो पोर्टर डायमंड मॉडल बना, जिसमें कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मीन द एबिलिटी ऑफ अ कंट्री और कंपनी टू प्रोड्यूस गुड्स एट लो कॉस्ट विद बेटर क्वालिटी एंड विद इनोवेशन, ठीक है। इन तीन चीज़ों के साथ करें। जैसे कि एग्जांपल दे रखा है कि जर्मनी जो है वो फेमस है ऑटोमोबाइल्स के लिए, जापान इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और इंडिया आईटी सर्विसेज के लिए, और स्विट्जरलैंड फॉर वॉचेस, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी स्पेशलाइजेशन है, वो क्यों है। पोर्टर डायमंड मॉडल आता है जिसमें कि 4 फैक्टर्स है। फैक्टर कंडीशन सबसे पहला, दूसरा है डिमांड कंडीशन, तीसरा रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, और चौथा फार्म स्ट्रेटजी या राइवलरी, मतलब कि कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, और थोड़ा गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में ही देखते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आप पेपर में अपने बना के आना, ये वाला जो डायग्राम है, ठीक है। ये डायमंड बनाना है आपको ऐसे करके, ठीक है, ये डायमंड बना देना। फैक्टर कंडीशन, स्ट्रेटजी, डिमांड कंडीशन, और फिर रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्री, और गवर्नमेंट का ये साइड में दे देना कि पॉलिसी वगैरह इफेक्ट करती है, ओके। सबसे पहला फैक्टर कंडीशन, मतलब स्किल, लेबर और इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, कैपिटल, नेचुरल रिसोर्सेज, एजुकेशन सिस्टम, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं एक बिजनेस को। डिमांड कंडीशन में क्या है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी तो वैसे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने पड़ेंगे, कंपनी फोर्स हो जाएगी इंप्रूव क्वालिटी देने के लिए, और वो इनोवेट करेगी कुछ ना कुछ चीज़ का, ठीक है। देन थर्ड इज़ रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़, मतलब कि आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, बट प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए आपको अच्छे सप्लायर चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, और कुछ ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए अगर आपको बाहर एक्सपोर्ट करना है। तो ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको सपोर्ट करनी चाहिए, उनकी पॉलिसीज़ थोड़ी सपोर्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज जो है वो इनोवेशन में हेल्प कर सकती है, कॉस्ट कम कर सकती है, सस्ते रेटों में आपका डिस्ट्रीब्यूशन कर दे, एफिशिएंट प्रोडक्शन में भी कर सकती है, और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में भी हेल्प कर सकती है। ये सारी इंडस्ट्री सपोर्ट ही करेंगी ना आपके प्रोडक्ट का, एक मतलब कहीं ना कहीं यहाँ से ये इन फैक्टर्स का आप यूज़ करते होगे, ठीक है। तो ये सपोर्टिंग इंडस्ट्री में आता है। देन फोर्थ इज फार्म स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी, मतलब इसको एक अच्छे से ये समझते हैं कि कोका कोला वर्सेस पेप्सी ले लो, ठीक है। पेप्सी ने क्या काम किया ना, पेप्सी ने 20 रुपये में अपनी शुगर फ्री कोल्ड ड्रिंक निकाल दी, ठीक है। कोक ने डाइट कोक निकाल दी, कोका कोला ने, ठीक है। तो डाइट कोक कुछ महंगी है और पेप्सी सस्ती है, बट शुगर लेवल्स किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, थोड़ा फिज़ का अंतर है। तो एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कौन सी कंपनी ले रही है, किस प्राइस पॉइंट पे दे रही है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये डोमेस्टिक कंपटीशन में चली जाती हैं चीज़ें, वो भी फैक्टर इंक्लूड किया जाता है। एंड द फिफ्थ वन इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट की, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, वो एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स करा रही है कि नहीं, एनकरेज कर रही है रिसर्च और इनोवेशन में, कितना जीडीपी का कितना परसेंटेज, कितना बजट रखा है उन्होंने, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है कि नहीं है, और सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़ को थ्रू द इंसेंटिव देके कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स चला के उनको हेल्प कर सकती है, ठीक है। तो वो यहाँ पे डिपेंड करता है। ये एग्जांपल है जापान का, वो आप देख लेना। फिर आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रेड कंट्रोल, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है। तो इसमें यही है कि ट्रेड को आप कैसे रेगुलेट करें, उनको रिस्ट्रिक्ट करें या प्रमोट करें, ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड्स वगैरह को। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। मेन इंस्ट्रूमेंट आपके क्या क्या है, टैरिफ्स, जैसे कि ट्रंप लगा देता है टैरिफ, तो गवर्नमेंट जो है वो एक टैक्स इम्पोज करती है ऑन द इम्पोर्टेड गुड्स, ठीक है, जिससे कि फॉरेन प्रोडक्ट जब हमारे मार्केट में आएंगे तो उनका प्राइस जो है, उनका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है।
तो उनको ज़्यादा एक्सपेंसिव बना देता है, तो एक कंपटीशन देता है वो डोमेस्टिक जो गुड्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो एग्जांपल ये टैक्स इम्पोज करती है। कोटास क्या है? कोटा जो है एक रिस्ट्रिक्शन है ऑन द क्वांटिटी ऑफ द गुड्स, कि आप इतना तक इतना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इतना इंपोर्ट कर सकते हैं। लाइक 1 टन आप शुगर इंपोर्ट कर सकते हैं, 1 टन एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉर 6 मंथ्स या जितना भी, ऐसा करके कोटा दे देते हैं, ठीक है। देन द इंपोर्ट लाइसेंस। इंपोर्ट लाइसेंस क्या है कि एक परमिशन टाइप है, कि परमिशन कार्ड वगैरह हो गया, कि आप गवर्नमेंट से ले रहे हैं कि आपको ये चीज़ इंपोर्ट करनी है, तो आपने एक लाइसेंस करा है, तो उसके लिए लाइसेंसिंग की नीड होती है, तो उनको अप्रूवल चाहिए, ठीक है। अगर वो अप्रूवल नहीं मिलता तो वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है उनको, ठीक है। देन द फोर्थ वन इज़ एक्सपोर्ट लाइसेंस। एक्सपोर्ट लाइसेंस क्या है कि आपको कुछ स्पेसिफिक गुड्स एक्सपोर्ट करने के लिए भी लाइसेंस चाहिए होता है। देन द फिफ्थ वन इज सब्सिडीज। सब्सिडीज़ क्या है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है गवर्नमेंट आपको टू द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स टू रिड्यूस प्रोडक्शन कॉस्ट। आप कहीं एक्सपोर्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उनको कुछ इंसेंटिव्स देगी, कुछ सब्सिडीज़ देगी कि ऐसा कर लो आप। जैसे कि पावर प्लांट है कोई, तो सोलर पैनल पे आपको सस्ता कर दिया, कुछ सब्सिडी दे दी, 70% ऑफ, जाओ और बढ़िया से अपना भाई देश का नाम रोशन करो, अपना धंधा बढ़ाओ, ठीक है। तो ऐसे गवर्नमेंट हेल्प करती है। देखो अब आपकी यूनिट का ये लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है कि आपका सारा रिकॉर्ड होता है कि कितना पैसा गया, दैट इज़ व्हाट इज़ द आउटफ्लो ऑफ द मनी एंड व्हाट इज़ द इनफ्लो ऑफ द मनी इन बिटवीन 2 कंट्रीज। अब ये डबल एंट्री अकाउंटिंग को फॉलो करता है कि क्रेडिट कितना हुआ, डेबिट कितना हुआ, ठीक है। अब इसमें जब ये दोनों ही चीज़ें इक्वल होती हैं एक दूसरे के, तो उसको बोलते हैं हम बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो बैलेंस हो गया, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स एक बैलेंस्ड है। बट अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा हो गई तो हमारे पास ज़्यादा पैसे आए और हमारे पास कुछ ना कुछ अबेंडेंसी होगी पैसे की, ठीक है। बट अगर हम ज़्यादा पैसे आउटफ्लो कर रहे हैं, पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा डेफिसिट बढ़ जाएगा, ठीक है। हमारा क्या डेफिसिट जो है वो बढ़ जाएगा, ओके। अब कंपोनेंट क्या आ जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के? करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब करंट अकाउंट में क्या होता है? करंट अकाउंट में जो है वो सारे रिकॉर्ड्स होते हैं रिलेटेड टू द गुड, सर्विस, इनकम और यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब एक एक करके देख लेते हैं। देखो, विजिबल ट्रांसफर होता है ट्रेड इन गुड्स, मतलब कि क्या फिजिकल आइटम आपने भेजा, क्या खरीदा, उसके पेमेंट्स। सर्विसेज का, आपने क्या एक्सपोर्ट की सर्विस या इंपोर्ट की सर्विस, क्या है, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट, इन सब से क्या पैसा आया। देन थर्ड इज इनकम फ्रॉम रिसिप्ट एंड पेमेंट्स, लाइक आपका लोन्स वगैरह हो गया, ये सारा हो गया, ये एम्प्लॉयमेंट वगैरह हो गया। यूनिलेटरल ट्रांसफर में क्या आता है? वन साइडेड आपने कुछ गिफ्ट दिया है, डोनेशन दिया है, कहीं की देश उजड़ गया था उसको आपने डोनेशन दे दी, लाइक ईरान के केस में कुछ लोग दे रहे थे डोनेशन अभी, ठीक है। फॉरेन एड वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है। देन द सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में आपकी सारी वो परचेज या सेल्स आएंगी जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो कंट्रीज़ के बीच में हैंडल हो रहा है। देन उसके कंपोनेंट क्या होते हैं? फॉरेन डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर दिया उसमें, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, शेयर वगैरह आपने फॉरेन कंपनी के बाय गए। लोन्स एंड बोरिंग, मतलब 2 कंपनी के बीच में आपने पैसा दिया या पैसा लिया, ठीक है, उसके इंटरेस्ट वगैरह वो सारा कुछ आता है। बैंकिंग कैपिटल, मतलब कि बैंक इसमें डिपॉजिट और फॉरेन एसेट्स को मेंटेन करता है, उसके बारे में ये चीज़ें आती हैं। एंड द थर्ड इज ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। अब ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या आता है कि देश का जो रिजर्व है, जो आपका जो एक्सचेंज रिजर्व है ना, वो मेंटेन करते हैं सेंट्रल बैंक, लाइक आरबीआई। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आपका फॉरेन करेंसी कितने पास है, हमारे पास डिपॉजिट कितना है, उसका गोल्ड रिजर्व कितना है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स एसडीआर होते हैं, ठीक है, और इंटरनेशनल आईएमएफ के से हमने कितना पैसा ले रखा है, वो सारी चीज़ें मेंटेन करता है, ठीक है। ये उसके कंपोनेंट की एक समरी टेबल यहाँ डालती है। और इसी के साथ आपकी जो यूनिट 3 है, आपकी जो यूनिट 3 है इंटरनेशनल बिजनेस की, वो कंप्लीट होती है। अगर आपको ये नोट्स परचेस करने हैं तो आप गूगल फॉर्म की मदद से ये नोट्स परचेस कर सकते हैं। गूगल फॉर्म का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमने एक और दूसरा चैनल बनाया है, हमारा चैनल हैक हो गया था, तो हमने एक और दूसरा चैनल बनाया एज अ बैकअप, और उस पर आपको कुछ करियर ग्रोथ, आपकी प्लेसमेंट, इंटर्नशिप आप कहाँ से कर सकते हैं, आप कैसे एक जॉब सिक्योर कर सकते हैं, एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं, वो सारा कुछ हम उस चैनल पर बताएंगे। तो उस चैनल का नाम है कॉलेज स्टडीज़ और उसका हैंडल है कॉलेज स्टडीज़ 2। तो आपको यहाँ कोलैबोरेशन में वो चैनल दिख रहा होगा, लोगों पर क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और बाकी 2 यूनिट भी जल्दी मैं आपको करा दूंगा। नोट्स आप परचेस कर लेना, ऑप्शन है गूगल फॉर्म में, वहीं पर आपको पैसे वैसे बहुत कम अमाउंट में, ठीक है, बहुत कम पैसे आपको चार्ज किए जा रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।